हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPSC 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिफाइन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हाउ हैज इट चेंज्ड ओवर टाइम। इस क्वेश्चन में हमें पार्टी सिस्टम का मतलब समझाना है और बताना है कि ये टाइम के साथ कैसे बदला है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हमें ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब समझाकर उनका फर्क बताना है। क्वेश्चन 3, जेंडर हैज बिकम अ मेजर इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स, कमेंट। इसमें हमें बताना है कि जेंडर यानी लिंग का मुद्दा इंडियन पॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट कैसे बना। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, बोडो अकॉर्ड। यहां हमें बोडो अकॉर्ड के बारे में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी है और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताना है। बी, कोalition पॉलिटिक्स। इसमें हमें कोalition पॉलिटिक्स का मतलब समझाना है और ये इंडिया में कैसे काम करता है ये लिखना है। क्वेश्चन 5, डिस्कस द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड इन इंडिया, गिव एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन में हमें अलग राज्य बनाने की डिमांड्स के रीजन्स और एग्जाम्पल्स जैसे तेलंगाना या गोरखालैंड देने हैं। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द मेजर कॉजेज ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें हमें नॉर्थ ईस्ट में उथल पुथल के मेन रीजंस, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक बताने हैं। क्वेश्चन 7, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हमें बताना है कि जाति आधारित संगठन कैसे बने और उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे बदला। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, रीजनल पार्टी। यहां हमें रीजनल पार्टी क्या होती है और उसका पॉलिटिकल रोल क्या है ये लिखना है। बी, अकाली दाल। इसमें हमें अकाली दाल के ओरिजिन, उसकी पॉलिटिकल जर्नी और इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिफाइन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हाउ हैज इट चेंज्ड ओवर टाइम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पार्टी सिस्टम क्या होता है और भारत में ये सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है। हमें उसके मुख्य चरण समझाने हैं जैसे कि कांग्रेस का डोमिनेंस, कोalition एरा और ऐप के रीसेंट ट्रेंड्स। आंसर, इंट्रोडक्शन। पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि एक लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से ऑपरेट करती है, चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है और पॉलिसीज तय करती है। भारत में पार्टी सिस्टम 1947 के बाद से लगातार बदल रहा है। इस पर कई समाजशास्त्रियों जैसे रजनी कोठारी ने एनालिसिस दिया है, खासकर कांग्रेस के डोमिनेंस वाले दौर पर। मेन बॉडी। 1, पार्टी सिस्टम का अर्थ। पार्टी सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में काम करती है, इलेक्शंस में compete करती है और गवर्नेंस में हिस्सा लेती है। भारत का सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें नेशनल और रीजनल दोनों तरह की पार्टीज काम करती है। इलेक्शन कमीशन पार्टीज को उनके वोट शेयर के बेसिस पर नेशनल, स्टेट या अनरिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में डिवाइड करता है। 2, पार्टी सिस्टम के मुख्य चरण। ए, एक दालवाद का दौर 1952 to 1967। कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश में राज किया। लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस का जबरदस्त प्रभाव था। ऑपोजिशन पार्टीज थी पर बहुत वीक और बिखरी हुई। बी, कांग्रेस का पतन और ऑपोजिशन का उदय 1967 to 1989। 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस हारी। ऑपोजिशन जैसे जनता पार्टी, CPI-M, DMK ने मजबूती दिखाई। राज्यों में कोलिशन सरकारें बनने लगी। सी, कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर 1989 to 2014। सेंटर में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। यूनाइटेड फ्रंट, NDA और UPA जैसे गठबंधन बने। रीजनल पार्टीज जैसे SP, BSP, TDP किंग मेकर बनी। डी, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी का वापस आना 2014 से आगे। बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल की। सेंट्रल पॉलिटिक्स फिर से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के हाथ में आए।
लेकिन राज्यों में रीजनल पार्टीज का रोल अभी भी स्ट्रांग है। 3. इंडियन पार्टी सिस्टम की विशेषताएं। मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टीज है। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र का पार्टी फॉर्मेशन में बड़ा रोल। गठबंधन और अलायंस आम बात है। इंटरनल डेमोक्रेसी कमजोर है। इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत तेजी से होता है। 4. आज के दौर के ट्रेंड्स और चैलेंजेस। बीजेपी का नेशनल लेवल पर प्रभाव बढ़ रहा है। कांग्रेस जैसे पुराने पार्टीज कई राज्यों में कमजोर हो गई है। पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स और पार्टी के अंदर पावर सेंट्रलाइज हो गया है। सोशल मीडिया और आईटी सेल पार्टी पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन लॉ का दुरुपयोग एक मेजर कंसर्न है। कंक्लूजन। भारतीय पार्टी सिस्टम ने एक लॉन्ग जर्नी तय की है, कांग्रेस के डोमिनेशन से लेकर कोalition एरा और एब डोमिनेंट पार्टी फेज तक। लेकिन डाइवर्सिटी और रीजनल इंटरेस्ट्स आज भी सिस्टम को डायनामिक बनाए हुए हैं। भविष्य में रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से हाई पार्टी सिस्टम मजबूत बनेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the difference between growth and human development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है और दोनों में क्या फर्क होता है। हमें यह भी बताना है कि कैसे इनका मेजरमेंट होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल या इंडिसेस यूज होते हैं और इनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों एक कंट्री की प्रोग्रेस दिखाने वाले इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग और फोकस अलग होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है किसी देश की गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में वृद्धि, जो मोस्टली जीडीपी से मेजर होती है। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट का फोकस लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना होता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच और HDI यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड फोकस। इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है जिसका फोकस सिर्फ इनकम और प्रोडक्शन के बढ़ने पर होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान देता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और चॉइसेस। एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री का GDP हाई है लेकिन वहां पॉवर्टी और इलिटरेसी भी हाई है, तो इसका मतलब ग्रोथ हुआ पर डेवलपमेंट नहीं। 2. मेजरमेंट इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, जिसमें 3 चीजें होती है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, स्कूलिंग ईयर्स, एजुकेशन। GNI, पर कैपिटा इनकम। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने मिलकर HDI का कॉन्सेप्ट UNDP के फ्रेमवर्क में बनाया था। 3. इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इकोनॉमिक ग्रोथ से पैसा बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित हो जाए तो इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रमोट करता है, जिसमें सभी लोगों के पास अच्छा जीवन जीने का मौका मिलता है। केस एग्जाम्पल, इंडिया में 2000 के दौरान GDP ग्रोथ तो हाई था, लेकिन HDI रैंकिंग लो थी क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था। 4. पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान देने वाले पॉलिसीज सोशल सेक्टर को इग्नोर कर देते हैं। डेवलपमेंट फोकस्ड पॉलिसीज जैसे सर्व शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत, मिड डे मील स्कीम लोगों की बेसिक नीड्स को एड्रेस करती है। इसीलिए ग्रोथ एक जरिया है, लेकिन डेवलपमेंट फाइनल गोल है। कंक्लूजन। अंत में, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ से डेवलपमेंट नहीं होता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति तक इस ग्रोथ का फायदा पहुंचे। दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी एक स्ट्रांग और इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3. जेंडर इंडियन पॉलिटिक्स में एक मेजर इशू बन गया है। कमेंट करें। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि जेंडर यानी लिंग भिन्नता इंडियन पॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट इशू कैसे बन गया है। हमें यह भी बताना है कि महिलाओं की पॉलिटिकल जागरूकता कैसे बढ़ी है, क्या क्या समस्याएं रही है और अब कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आंसर।
इंट्रोडक्शन। जेंडर का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता, बल्कि सोशल और कल्चरल रोल्स भी इंक्लूड होते हैं। आज के समय में इंडियन पॉलिटिक्स में जेंडर एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है, क्योंकि लोग इक्वालिटी, जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वीमेन सेफ्टी, एजुकेशन और लीडरशिप जैसे टॉपिक्स प्रोमिनेंट हो गए हैं। अमर्त्य सेन जैसे थिंकर्स ने भी जेंडर इक्विटी को डेमोक्रेटिक ग्रोथ के लिए जरूरी बताया है। मेन बॉडी। 1. इंडियन पॉलिटिक्स में जेंडर का इतिहास। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स दिए, लेकिन वीमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा। पेट्रियार्की और सामाजिक बढ़ाएं वीमेन के पॉलिटिक्स में आने में रुकावट बनी। 1970 to 1980 के विमेन्स मूवमेंट्स ने जेंडर इश्यूज को पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट बनाया। 2. महिलाओं की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स 1992 ने पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन दिया, जिसने वीमेन के ग्रासरूट्स लेवल पार्टिसिपेशन को बूस्ट किया। लेकिन पार्लियामेंट और असेंबलीज में आज भी रिप्रेजेंटेशन 14 to 15%। विमेन्स रिजर्वेशन बिल 33% रिजर्वेशन अभी भी पास नहीं हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिबेट है। 3. जेंडर बेस्ड इश्यूज और पॉलिटिकल एजेंडाज। पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने मैनिफेस्टोज में वीमेन सेफ्टी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दे इंक्लूड कर रही है। सरकारी स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और पीएम मातृवंदना योजना विमेन एम्पावरमेंट का एफर्ट है। पर कई लोग मानते हैं कि ये स्कीम्स ज्यादा सिंबॉलिक है, ग्राउंड लेवल पर इनका इम्पैक्ट लिमिटेड है। 4. चुनौतियां और नए ट्रेंड्स। रूरल एरियाज में अब भी पेट्रियार्की महिलाओं के पॉलिटिकल करियर में रुकावट है। पॉलिटिक्स में टोकनिज्म भी है, कई महिला लीडर्स सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड के वजह से आए हैं। ममता बनर्जी, मायावती जैसे लीडर्स और सोशल मीडिया एक्टिविज्म एक नए एरा का सिग्नल देते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने जेंडर रिलेटेड वॉइसेस को स्ट्रेंथ दिया है, जो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं। कंक्लूजन। जेंडर अब पॉलिटिक्स का फ्रिंज इशू नहीं रहा, बल्कि एक को कंसर्न बन चुका है। चाहे वो सेफ्टी हो या लीडरशिप, जेंडर रिलेटेड इश्यूज हर जगह विजिबल है। महिलाओं की बढ़ती पार्टिसिपेशन एक होपफुल ट्रेंड है। इंडियन डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग बनेगी जब पॉलिटिकल इक्वालिटी सबको मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on 200 words each. A. Bordeaux Accord. B. Coalition Politics. Question Explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक लगभग 200 शब्दों में। पहला है बोडो अकॉर्ड, जो असम में एक शांति समझौता था बोडो समुदाय के साथ। दूसरा है कोalition पॉलिटिक्स, यानी गठबंधन राजनीति, जो 1990 के बाद इंडिया में काफी प्रोमिनेंट हो गई। हमें दोनों का मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और इम्पोर्टेंस समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट्स का यूज होता है किसी भी टॉपिक को शॉर्ट और क्लियर तरीके से समझाने के लिए। बोडो अकॉर्ड एक शांति समझौता था असम के बोडो समुदाय और सरकार के बीच, जिसका एम था हिंसा खत्म करना और ऑटोनॉमी देना। कोalition पॉलिटिक्स का मतलब है जब कई पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है। यह ट्रेंड 1990 के बाद इंडिया में काफी स्ट्रांग हो गया। मेन बॉडी। ए. बोडो अकॉर्ड। बोडो मूवमेंट का बैकग्राउंड। बोडो लोग असम के एक बड़े ट्राइबल ग्रुप है, जिन्होंने अपनी पहचान और कल्चर के लिए अलग स्टेट या ऑटोनॉमी की डिमांड की थी। 1980 to 90 में मूवमेंट वायलेंट हो गया था। पहला अकॉर्ड 1993। पहला बोडो अकॉर्ड ABSU और इंडिया सरकार के बीच हुआ, जिसमें बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई, पर यह कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के बिना था। दूसरा और तीसरा अकॉर्ड 2003 में दूसरा अकॉर्ड हुआ, जिसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई, जो 6th शेड्यूल के तहत थी। 2020 में तीसरा अकॉर्ड NDFB के साथ साइन हुआ, जिसका एम था परमानेंट पीस और डेवलपमेंट। महत्व। इन अकॉर्ड्स ने हिंसा को कम किया, बोडो लोगों को राजनीति में लाए और उन्हें स्पेशल राइट्स दिए गए। बी. कोalition पॉलिटिक्स। डेफिनेशन और इवोल्यूशन। कोalition पॉलिटिक्स तब होती है जब एक भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ला पाती और 2 या ज्यादा पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है। 1989 के बाद कांग्रेस का डोमिनेंस कम होने लगा और कोalition पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो गई। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। यूनाइटेड फ्रंट सरकार 1996 to 98, NDA 1998 के बाद, UPA 2004 to 2014,
फायदे, पावर शेयरिंग और कंसेंसस बनाता है। रीजनल इंटरेस्ट्स को जगह मिलती है। ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। चैलेंजेस, पॉलिसी में इंस्टेबिलिटी, पार्टनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन में मुश्किल, शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइजेस का रिस्क होता है। कंक्लूजन, बोडो अकॉर्ड इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट शांति और ऑटोनॉमी का एग्जाम्पल है। वहीं कोalition पॉलिटिक्स ने इंडियन डेमोक्रेसी को और इंक्लूसिव बनाया, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। इन दोनों टॉपिक्स से हमें इंडियन राजनीति के बदलते रूप का पता चलता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।